Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. My name is Sohaib Kamar and I'm working as a senior business analyst at a healthcare IT company for the last 4 years. So आज का जो हमारा सेशन है वो मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल बिलिंग के रिलेटेड है। इस लेक्चर में जो मैं आपको आज बताऊंगा वो ये है कि मेडिकल कोडिंग और मेडिकल बिलिंग के प्रोसेसेस कौन से होते हैं। एक मेडिकल कोडर या मेडिकल बिलर डेली लाइफ में क्या क्या टास्क परफॉर्म करते हैं, और फिर एक पूरा ओवरव्यू जो होता है इस प्रोसेस का वो मैं आपको दूंगा। इसके बाद कुछ आपको एग्जांपल्स भी दूंगा कि मेडिकल कोडर किस तरह एक डिजीज़ को कोड करते हैं, किन कोडिंग कौन सी कोडिंग है जिसको वो फॉलो करके एक आम से डिजीज़ को जो एक स्टेटमेंट होती है या डिस्क्रिप्शन होती है उसको कोडिंग में कन्वर्ट करते हैं। एंड देन मेडिकल बिलर के टास्क क्या होते हैं, वो कौन से टास्क परफॉर्म करके इन चीज़ों को एंड तक पहुंचाते हैं। तो आइए चलते हैं अपनी लेक्चर की तरफ। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि आपको फ़्लो ऑफ द प्रोसेस मैं समझाता हूँ कि एक फ़्लो किस तरह होता है मेडिकल कोडिंग या मेडिकल बिलर से पहले। अगर आप देखें डेली लाइफ में भी तो एक पेशेंट जिस तरह आम एक डॉक्टर के पास जाता है और एक अपॉइंटमेंट लेता है डॉक्टर के साथ, वो फिर विज़िट करता है, उसकी कोई डायग्नोसिस होती है, फिर वो कोई जो डॉक्टर होता है वो कोई प्रोसीजर परफॉर्म करता है और उसके अलावा उसके बाद उससे वो जो उसकी अमाउंट है वो वसूल करते हैं। आमतौर पाकिस्तान में ये प्रोसेस फॉलो होता है। अब यूएस में हमारे पास ये होता है कि हमारे पास EHR सिस्टम्स बने होते हैं, जिसका मैं भी आपको लेक्चर में बताऊंगा भी कि इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड एक सॉफ्टवेयर होता है जिसमें एक पेशेंट की पूरी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है। ये सॉफ्टवेयर डॉक्टर भी यूज़ करते हैं, उनके लिए मैंडेटरी है यूएस में कि एक डॉक्टर लाजमी EHR यूज़ करेगा। तो इसी तरह एक पेशेंट की जितनी भी हिस्ट्री है वो एक EHR सॉफ्टवेयर में मेंटेन हो रही होती है, जो भी EHR सिस्टम एक डॉक्टर यूज़ करता है। तो उसमें ये होता है कि एक पेशेंट जब आता है अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करता है EHR पे जाके, या फॉर एग्जांपल वो डॉक्टर के ऑफिस पे कॉल करता है और अपनी अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करता है। तो द फर्स्ट स्टेप इज़ अपॉइंटमेंट स्केड्यूलिंग हो जाती है EHR में। डॉक्टर को नज़र आ रहा होता है कि मेरी इस डेट को इस पेशेंट के साथ अपॉइंटमेंट है इतने बजे। अब जब वो पेशेंट आता है प्रोवाइडर के ऑफिस में, डॉक्टर के ऑफिस में, तो उसके बाद उसकी डायग्नोसिस होती है। उससे जिस तरह नॉर्मल पूछते हैं कि आपको क्या हुआ है, क्या बीमारी है, उसको डायग्नोस करते हैं और फिर उसको उसके अगेंस्ट कोई प्रोसीजर परफॉर्म करता है डॉक्टर। तो प्रोसीजर परफॉर्म करने के बाद उसका एक जो क्लेम बनता है यूएस में ये होता है कि जो प्रोसीजर परफॉर्म होते हैं उस हर पेशेंट के तकरीबन उनके इंश्योरेंस के कार्ड होते हैं, तो उन इंश्योरेंसेस को फिर उसका क्लेम सबमिट होता है कि आपका ये पेशेंट था जो आपके साथ रजिस्टर्ड है और उसने ये उसकी ये डायग्नोसिस थी, उसको ये प्रोसीजर परफॉर्म हुए थे और उसका इतना बिल बना था, तो ये आप हमें पे कर दें। अब जब वो क्लेम सबमिशन होती है इंश्योरेंस को, तो इंश्योरेंस वाले उसको प्रोसेस करते हैं। वो अपने तौर पे जो उनके प्रोसेस हैं वो एनालाइज करके देख लेते हैं कि हाँ इसके इतनी फ़ी बनती है, इतनी इसकी रीएम्बर्समेंट हम कर सकते हैं, या ये चीज़ इंश्योरेंस कवर नहीं करती। वो सारा प्रोसेस एक अलग प्रोसेस है। तो इंश्योरेंस अपने तौर पे देख के या फॉर एग्ज़ाम्पल अगर सारे उनको जो अमाउंट है उनकी वो रीएम्बर्स करनी होती है, तो वो सारी अमाउंट उसको रीएम्बर्स कर देते हैं पेशेंट डॉक्टर को। तो इसी तरह एक जो पेशेंट आता है उसका फॉर एग्ज़ाम्पल ये सारा प्रोसेस से वो गो थ्रू हुआ और उसकी अमाउंट जो है वो रीइम्बर्स होके डॉक्टर के अकाउंट में जमा हो जाती है। हर पेशेंट के अगेंस्ट यही प्रोसेस फॉलो होता है। अच्छा, अब इन प्रोसेसेस को फॉलो करने के लिए ना कुछ लोग होते हैं, जैसे कि ऑफिस स्टाफ, जो फ्रंट डेस्क वाले होते हैं, वो अपॉइंटमेंट स्केड्यूल करते हैं, वो EHR को यूज़ करके ये पेशेंट्स को मैनेज कर रहे होते हैं। कोई न्यू पेशेंट आए तो वो EHR में इंटर करते हैं और वो सारा कुछ वो फ्रंट डेस्क वाले करते हैं। इसी तरह जब
एक डॉक्टर वो प्रोसीजर परफॉर्म करता है या डायग्नोसिस करता है और वो लिखता है, तो उसके यूनाइटेड स्टेट्स में कुछ कोड्स हैं। वो कोड्स हैं, स्टैंडर्ड कोड है। अब फॉर एग्जांपल मैं कहूँ कि मुझे फ्लू है, तो फ्लू का एक कोड है, या हेडेक है, या इसी तरह और जितनी भी बीमारियां हैं, तो हर बीमारी के अगेंस्ट एक कोड बना हुआ है कि आपने इस बीमारी को ये कोड देना है। अब वो सीवियर है या जिस भी स्टेज पे है, उसके फिर अलग अलग डेफिनेशन है, और वो उन्हीं कोडिंग के अगेंस्ट वो बीमारी पहचानी जाती है। अब इन कोडिंग के अगेंस्ट जो लोग होते हैं इसको कोड करने के लिए एक बीमारी को, तो उनको मेडिकल कोडर्स कहते हैं। अगर मैं आपको बताऊं कि व्हाट इज़ मेडिकल कोडिंग, सो द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट रिकॉर्ड्स into universal medical codes which are used by billers to submit claims। तो ये वही बात हो गई कि ये वो प्रोसेस है जिसमें डायग्नोसिस को ट्रांसलेट करते हैं, प्रोसीजर्स एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन, यानी डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन को ट्रांसलेट करते हैं, या पेशेंट के रिकॉर्ड को, कि इस पेशेंट को हिस्ट्री है किसी बीमारी की या ये न्यू पेशेंट है, ये सारा एक रिकॉर्ड कोडिंग थ्रू मेंटेन किया जाता है। इन सारी चीज़ों को एक जब कोड में कन्वर्ट करते हैं तो फिर उसका बिल बनता है और वो बिलर सबमिट करता है। तो मेडिकल कोडिंग इज सिंपली ट्रांसलेशन ऑफ डायग्नोसिस, प्रोसीजर एंड सप्लाई इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेशेंट रिकॉर्ड्स इनटू यूनिवर्सल मेडिकल कोड्स। अब ये यूनिवर्सल मेडिकल कोड्स का मतलब ये है कि ये कोड्स यूनिवर्सली एक्सेप्टेड होते हैं। ये एक ऑर्गेनाइजेशन है यूएसए में जो इसको मेंटेन कर रही होती है, और इन कोड्स के वर्जन्स आते हैं। मैं भी आपको लेक्चर में आगे बताऊंगा कि किस तरह ये कोड्स मेंटेन हो रहे होते हैं और कौन कौन से प्रोसेसेस फॉलो होते हैं इन कोड्स को मेंटेन करने। अच्छा, इसके बाद अगर हम देखें तो टर्मिनोलॉजीज़ कुछ जानना ज़रूरी है इस लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले। इसमें सबसे पहले आईसीडीज़ हैं, यानी कि जब हम कोडिंग की बात करते हैं कि एक डिज़ीज़ को कोड में कन्वर्ट करते हैं, तो उसको हम आईसीडी कहते हैं। इसको कहते हैं इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। ये जो डिजीज़ हैं, जितनी भी बीमारियां हैं, ये इसको क्लासिफाई किया गया है, एक इंटरनेशनल इदारा है उसने क्लासिफाई इसको किया है, और इनको आईसीडीज़ कहते हैं। यानी जब भी आईसीडी अगर मैं इस लेक्चर में कहूँ तो आप समझें कि ये किसी डिजीज़ की बात हो रही है, इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़। इस तरह हिकपिक्स होते हैं, HCPS, जिसको शॉर्टली हिकपिक्स कहते हैं, हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम। इसके फिर दो टाइप्स होते हैं, लेवल 1 और लेवल 2। अब लेवल 1 में ये होता है कि CPT, जिसको कहते हैं करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजी, यानी आईसीडी क्या हो गई, एक बीमारी हो गई सिंपली टर्म्स में। और CPT क्या है, CPT इज़ द प्रोसीजर विच इज़ परफॉर्म्ड अगेंस्ट दैट डिजीज़। तो इसको CPT कहते हैं। अब इसमें फिर लेवल 2 भी हिकपिक्स आते हैं। तो लेवल 2 हिकपिक्स इज़ लाइक DMEs, ड्यूरेबल मेडिकल इक्विपमेंट्स जो होती हैं, जैसे कि व्हील चेयर हो गई या कोई और इस तरह जो मेडिकल इक्विपमेंट्स जो यूज़ होती हैं, जैसे कान के आले होते हैं या ब्रेसल्स होते हैं, तो उनको फिर उनके लिए अलग कोड्स होते हैं। तो यानी सिंपल मतलब ये है कि आईसीडी डिजीज़ हो गई और उनके अगेंस्ट जो प्रोसीजर परफॉर्म होता है वो CPT कहलाता है। यानी कि अगर मैं कहूँ कि मुझे हेडेक है तो इसका एक कोड होगा, उसको आईसीडी कहते हैं, और जो फॉर एग्जांपल मुझे एक इंजेक्शन लगाया गया तो उसको CPT कहते हैं, यानी उस डिजीज़ के अगेंस्ट प्रोसीजर जो परफॉर्म हुआ है। फिर हिकपिक्स का मैंने आपको बताया कि हेल्थ केयर कॉमन प्रोसीजर कोडिंग सिस्टम है, यानी ये भी एक इदारा है जो इसको मेंटेन कर रहा होता है कि ये कोडिंग सिस्टम है, ये फॉलो होगा इस बीमारी के अगेंस्ट। जो अगर आप कोई प्रोसीजर परफॉर्म करते हैं तो उसका कोड ये होगा, आपने राइट साइड पे परफॉर्म किया, लेफ़्ट साइड पे परफॉर्म किया, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें CPT कोड से मिलती है। इसके बाद HIPAA एक एक्ट है जो यूनाइटेड स्टेट में पास हुआ था, हेल्थ इंश्योरेंस
पोर्टेबिलिटी एंड अकाउंटेबिलिटी एक्ट, ये एक पास हुआ था जिसमें ये बताया गया था कि हम आईसीडीज़ और सीपीडीज़ को यूज़ करेंगे, जिसमें ईएचआर सिस्टम्स को यूज़ करेंगे और एक पेशेंट के रिकॉर्ड को सिक्योर और मेंटेन रखना, ये सारा हिपा के एक्ट में ये सारा कुछ लिखा होता है और ये मस्ट है लाजिम फॉलो करना। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड। इसके बाद है इलेक्ट्रॉनिक हेल्थ रिकॉर्ड्स। तो ये एक ईएचआर सिस्टम जिसको कहते हैं, ये भी मैं आपको एक ईएचआर सिस्टम आज के लेक्चर में दिखाऊंगा कि ये क्या होता है। बेसिकली ईएचआर इज़ अ सॉफ्टवेयर जो यूज़ होता है इस आईसीडीज़ और सीपीटीज़ एंड पेशेंट के रिकॉर्ड को मेंटेन करने के लिए। जो सिस्टम बनाया होता है, एक सॉफ्टवेयर जो प्रोवाइडर एक्सेस करता है, एक डॉक्टर एक्सेस करता है और पेशेंट उस पर अपॉइंटमेंट्स लगाता है या अपनी बीमारी के बारे में वो हिस्ट्री देख सकता है, वो जितनी दफ़ा किन किन डॉक्टर्स के पास गया है, वो सारी हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है इस ईएचआर सिस्टम में। अब कहते हैं प्रैक्टिस। अच्छा, तो प्रैक्टिस यूएसए में आप शायद फेमिलियर भी होंगे कि जो हम हॉस्पिटल कहते हैं उसको प्रैक्टिस कहते हैं वहाँ पे, और प्रोवाइडर जो है वो डॉक्टर को कहते हैं, यानी हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। तो फिजिशियन या डॉक्टर, इनको एक टर्मिनोलॉजी वहाँ पे यूज़ होती है एंड दैट इज़ प्रोवाइडर। अच्छा, अब आते हैं मेडिकल कोडर्स के टास्क की तरफ। तो मेडिकल कोडर क्या करता है कि वो डायग्नोस्टिक मैनुअल एक फ़ॉलो करता है। उसको क्या कहते हैं, आईसीडी। जो मैंने आपको बताया कि आईसीडी का एक मैनुअल होता है जो एक इदारा है उसको मेंटेन कर रहा होता है, यानी कि WHO उन्होंने पहली दफ़ा आईसीडीज़ मुतारिफ़ करवाए थे। और अब 10 का मतलब ये है कि इसका 10th वर्जन जो है वो अभी चल रहा है। इससे पहले आईसीडी 9 थे, उससे पहले आईसीडी 7 एंड सो ऑन। तो अभी जो करंटली फॉलो हो रहा है वो आईसीडी 10th है, यानी 10th दफ़ा ये जो मैनुअल है वो रिवाइज हो चुका है। और करंटली जो जितने भी प्रोवाइडर्स हैं अक्रॉस द यूएस वो आईसीडी 10 को फॉलो करते हैं सिंस 2013। तो इसमें ये होता है कि जितने भी बीमारीज हैं, जितने भी डिजीज़ हैं, उनके अगेंस्ट वो कोडिंग होती है और फिर ये तकरीबन हर साल ये रिवाइज होती है। ये कोड्स, उसमें कुछ कोड्स नलिफाई हो जाते हैं, कुछ ऐड हो जाते हैं और वो कंटिन्यूसली इस प्रोसेस को जारी रखे हुए हैं। यानी अगर मैं कहूँ कि फ़्लू हुआ है किसी को, तो फ्लू का एक कोड होगा। सीजनल एलर्जी फॉर एग्ज़ाम्पल, तो इसका एक अलग कोड होगा। अगर हाइपरटेंशन आप कह लें तो इसका एक अलग कोड होगा जिसको आईसीडी 10 में एक नाम दिया होगा। इसी तरह फिर सीपीटी का मैनुअल है, ये एक अलग इदारा है, तो वो इसको मेंटेन कर रहा होता है। सीपीटी असल में सर्विसेज एंड प्रोसीजर्स को कहते हैं। जो करंट प्रोसीजरल टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको कहा, तो वो प्रोसीजर्स या सर्विसेज जो एक डॉक्टर ने परफॉर्म किए हैं, तो वो सीपीटीज़ उनकी अलग कोडिंग है। फिर जैसे कि डॉक्टर विजिट्स हो गए या एडमिनिस्ट्रेशन सर्विसेज सच एज फ्लेबोटमी एंड इंजेक्शंस, तो इन सारी चीज़ों की अलग अलग कोडिंग होती है। इनको कोड्स में लिखा जाता है और वो कोड ही फिर इंश्योरेंस को भेजा जाता है ताकि वो उसको बिल आउट करें। इसी तरह हिकपिक्स कोड है, तो इसको ओवरफ्लो ओवर सीपीटीज़ भी कहते हैं। यानी कि जैसे मैंने आपको बताया कि डीएमईज हो गए, व्हील चेयर हो गई, ऑर्थोटिक्स हो गई या इंजेक्टेबल्स जितने भी चीज़ें हैं, तो ये सारी हिकपिक्स कोड इनकी यानी सीपीटी की तरह ही इनकी भी कोडिंग होती है, जो सेम इदारा ही इसको मेंटेन कर रहा होता है। और जो इदारा इन सीपीटी कोड्स को मेंटेन कर रहा है उसका नाम है AMA, यानी अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन। तो वो भी कंटिन्यूसली इसको मेंटेन रखे हुए हैं। अच्छा जी, इसके बाद चलते हैं आईसीडी 10 कोडिंग एग्जांपल्स की तरफ।
तो जैसे मैंने आपको बताया कि आईसीडी तो इंटरनेशनल क्लासिफिकेशन ऑफ डिजीज़ हो गई। अब 10 का मतलब 10th वर्जन जो आजकल इसका चल रहा है, ये तकरीबन 2013 से यही वर्जन चला आ रहा है। उसमें हर साल रिवीजन तो होती है, लेकिन जो कोड्स हैं वो तकरीबन थोड़े बहुत चेंज हो जाते हैं या कोई न्यू ऐड हो जाते हैं। जैसे कि अभी रिसेंट एग्जांपल में कोविड के कोड्स ऐड हो गए थे इसमें, तो इसी तरह इसका भी 10th वर्जन चल रहा है। अब फॉर एग्जांपल फ्लू का एक पेशेंट है जिसको यानी कि एक पेशेंट आया उसको फ्लू है, तो इसके लिए फिर कुछ शीट्स होती हैं जो WHO की तरफ से वो दिए गए हैं। तो उन मैनुअल्स को फॉलो करके हम इनकी कोडिंग करते हैं। एक कोडर उनको देख के ये जान लेता है कि इस बीमारी के अगेंस्ट मैंने ये कोड यूज़ करना है। तो फॉर एग्ज़ाम्पल अब मेरे पास ये मैंने डाउनलोड किए हैं कुछ मैनुअल्स हैं। लेट मी शो यू। ये 2 मैनुअल्स हैं जिससे मैं पता कर सकता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल रेंडमली मैं जैसे कि हमने फ़्लू का एग्ज़ाम्पल लिया, तो फ़्लू को हम सर्च करेंगे। यहाँ आसान तरीका ये है कि मैं F में आऊँगा या यहाँ से मैं सर्च कर सकता हूँ, और यहाँ पे मैं जब तक ये बोल्ट फ़्लू का यहाँ पे ना आए लेफ़्ट साइड पे, तो मैं सर्च करता रहूँगा। तो मैं इसमें सर्च कर रहा हूँ फ़्लू। यहाँ पे मुझे फ़्लू मिला है, और ये डॉक्यूमेंट मुझे बता रहा है कि सी ऑल्सो इन्फ्लुएंज़ा। तो लेट्स सर्च इन्फ्लुएंज़ा। या यहाँ से मैं आई में जाता हूँ, और मैं इन्फ्लुएंज़ा सर्च कर, तो मैं इसमें इन्फ्लुएंज़ा सर्च कर रहा हूँ। हेयर इज़ इन्फ्लुएंज़ा। यहाँ पे मुझे मिला है कि J11.1 इज़ द कोड ऑफ इन्फ्लुएंज़ा। अच्छा, मैं यहाँ इससे इसको कॉपी करूँगा, और ये मेरे पास एक दूसरा मैनुअल है, तो मैं यहाँ पे इसको पेस्ट करूँगा, और इसमें मैं सर्च करूँगा J11.1। ओके, सो यहाँ पे J00 आ रहा है, यहाँ पे J11.1 आ रहा है। और देखें, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा जो मेन मकसद था वो कॉमन कोल्ड का था। यहाँ पे J11.1 मुझे मिला है, इन्फ्लुएंज़ा ड्यू टू अनआइडेंटिफाइड इन्फ्लुएंज़ा वायरस विद अदर रेस्पिरेटरी मैनिफेस्टेशंस। तो ये कोड मैं यूज़ करूँगा एज ए मेडिकल कोडर। मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आप एक मेडिकल कोडर हैं तो आप इस कोड को बिल आउट करेंगे, यानी जब आप मेंशन करेंगे कि ये जो पेशेंट था इसको कौन सी बीमारी थी, तो आप लिखेंगे कि J11.1, और इसकी जो अमाउंट होती है या इसको जो बिल करने का तरीका होता है वो फिर इंश्योरेंस उसको उसी तरह डील करता है। अच्छा, अब सेम इज़ द केस, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल ऑफ सीजनल एलर्जी। तो मैं यहाँ पे आऊँगा। अब यहाँ पे फॉर्मूला ये है कि सीजनल एलर्जी, तो ब्रॉडर टर्म मुझे यहाँ पे कौन सा लग रहा है, एलर्जी। तो मैं एलर्जी सर्च करूँगा, राइट। ठीक है, मैं यहाँ पे एलर्जी सर्च करूँगा, और जो एलर्जी का मैनुअल है यानी मेन मॉड्यूल है यहाँ पे जहाँ पे एलर्जी आ रही होती है, मैं वहाँ तक इसको सर्च करता रहूँगा। ए में एलर्जी होगी प्रॉबली। ओके,
यहाँ पे मुझे मिला है एलर्जी, इसका ये कोड है, लेकिन इसके अंदर जो बाकी के कोड्स हैं, अब इसमें मुझे सर्च करना है सीजनल एलर्जी, राइट। तो मैं यहाँ पे सीजनल का वर्ड सर्च करूँगा, सीजनल ये लिखा हुआ है, J30.2 इज़ द कोड। ठीक है, मैं इस कोड को कॉपी करके यहाँ पे पेस्ट करूँगा, J30.2 अदर सीजनल एलर्जिक राइनाइटिस। ठीक है, तो ये इस तरह मुझे एलर्जी का कोड भी मिल गया, और एज ए मेडिकल कोडर उसने ये कोड बिल आउट करना है। अब ये तो मैनुअल दिए गए हैं, ऑब्वियसली इसमें अगर आप सर्च करते हैं तो ये इट्स टू मच टाइम टेकिंग, लेकिन आप इसके लिए गूगल का यूज़ भी कर सकते हैं, या जब आप एक मेडिकल कोडर होते हैं और आप इस प्रोसेस से बार बार गुज़रते हैं तो आपको ये चीज़ें इजी हो जाती हैं, ये सर्च करना, और कौन सी बीमारी के लिए कौन सा कोड यूज़ करना है, उसके अगेंस्ट कौन सी CPT यूज़ करनी है, तो ये चीज़ें ऑब्वियसली आप इसको यूज टू हो जाते हैं। दोबारा आते हैं तो सेम इज़ द केस विद कॉमन कोल्ड, तो इसका भी इसी तरह सर्च करेंगे पहले एक डॉक्यूमेंट में, या अगर फॉर एग्जांपल मैं इसको गूगल में भी कॉमन कोल्ड की ICD के बारे में लिखूंगा तो मुझे इस तरह का एक कोड मिलेगा कि ये कोड है कॉमन कोल्ड का। अच्छा, अब सेम इज़ द केस लाइक CPT के एग्जांपल्स लेते हैं। तो CPT एक इदारा है AMA, तो वो इसको मेंटेन कर रही होती है अमेरिकन मेडिकल एसोसिएशन, जैसे मैंने आपको पहले बताया। CPT का क्या होता है कि जब एक पेशेंट आता है, अब फॉर एग्जांपल आपने एज ए डॉक्टर या एक डॉक्टर ने उसको फ्लू डायग्नोज किया J11.1, और आपने उसको लिख लिया एज ए मेडिकल कोडर के इसको J11.1 यानी फ्लू है, तो उसके अगेंस्ट फिर आपने प्रोसीजर किया, परफॉर्म किया, तो उसके फिर अलग कोड्स होते हैं। अब ये होता है कि आप जाएंगे, इसी तरह का एक मैनुअल CPT का भी होता है, आप उसमें सर्च करेंगे कि जो उसका प्रोसीजर परफॉर्म हुआ है, फॉर एग्जांपल एक इंजेक्शन है, या जस्ट फॉर एग्जांपल फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल EKG किसी का परफॉर्म हुआ, तो आप उसका एक कोड लिखेंगे कि ये EKG का पर्टिकुलर कोड है। इसी तरह इंसिजन एंड ड्राइनेज, और हर चीज़ का एक अलग अलग कोड मेंटेन हो रहा होता है। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि इनकाउंटर क्या होता है, तो जब एक पेशेंट जाता है एक क्लिनिक में, ठीक है, उसकी जो पूरी हिस्ट्री होती है उस एक विजिट की, उसको इनकाउंटर कहते हैं। ये मैं आपको भी एक EHR सिस्टम में दिखाऊंगा कि इनकाउंटर कैसे मेंटेन हो रहा होता है। यानी उसमें उसकी पास्ट हिस्ट्री होती है, प्रेजेंट हिस्ट्री, प्रेजेंट जो मेडिकल उसको प्रॉब्लम है वो होती है, और इसी तरह उसकी एग्जामिनेशन जो हो रही होती है, उसको कौन से क्या चीज़ें डायग्नोज हुई, उसके अगेंस्ट कौन से प्रोसीजर्स फॉलो हुए, तो वो सारी चीज़ें एक इनकाउंटर में मेंटेन हो रही होती है। उसके एक विजिट को बेसिकली इनकाउंटर कहते हैं, और इसी को सुपर बिल भी कहा जाता है बस क्लिनिक्स में, या पहले सुपर बिल कहा जाता था जब ये मैनुअली होता है। सुपर बिल असल में इसीलिए कहते हैं कि ये एक सुपर बिल होता है कि जिसमें एक प्रोवाइडर यानी एक डॉक्टर या प्रोवाइडर उसकी जितनी भी वो प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता है, उसने ऑलरेडी लिखी होती है कि मैं ये प्रोसीजर परफॉर्म कर रहा होता हूँ और इसके अगेंस्ट इतनी अमाउंट चार्ज होती है, तो वो सारी चीज़ें एक सुपर बिल में आ रही होती है, यानी कि एक बिल बन रहा होता है। ठीक है, अब इसके बाद आते हैं मेडिकल बिलर्स के टास्क के ऊपर। तो मेडिकल बिलर असल में आपको अभी तक शायद समझ आ गई होगी कि जब प्रोवाइडर जो प्रोसीजर परफॉर्म हो जाते हैं उसकी कोडिंग हो जाती है, मेडिकल कोडर उसको कोड कर लेता है उन प्रोसीजर्स को, तो वो फिर एक क्लेम के तौर पर ये आ जाती है मेडिकल बिलर के पास। अब मेडिकल बिलर या मेडिकल कोडर असल में उसको ये भी एक आइडिया होता है कि फॉर एग्जांपल एक बीमारी है, उसके 2 कोड्स हो सकते हैं, 3 कोड्स हो सकते हैं, जैसे आपने अभी मैनुअल में देखा, तो उसके मल्टीपल कोड्स हो सकते हैं। अब कहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करना है, यहाँ पे फिर मेडिकल कोडर की एक्सपर्टीज आती है।
तो वो मेडिकल बिलर को बताते हैं या वो खुद जो क्लेम बन रहा होता है उसमें लिख देते हैं कि इस के साथ ये वाला कोड जाना है, या फॉर एग्जांपल एक दिन में मल्टीपल डायग्नोसिस उसके परफॉर्म हुए हैं तो उसको फिर मॉडिफायर कहते हैं। एक वहाँ पे क्लेम में मॉडिफायर होते हैं, तो वो मॉडिफायर लिख देते हैं उस क्लेम में, जिससे इंश्योरेंस कंपनी को ये पता चल जाता है कि इस दिन कौन कौन से प्रोसीजर्स परफॉर्म हुए थे। इसके बाद जब वो क्लेम आता है, क्लेम बन के कोडर बिल्डर के पास आता है, तो वो उन क्लेम को सबमिट करता है। जो पेशेंट की रिस्पेक्टिव इंश्योरेंस होती है वो उनको वो क्लेम सबमिट करता है। उसके बाद उस पर फॉलो अप करता है। यानी कि एक डॉक्टर फॉर एग्जांपल 100 पेशेंट्स को देख रहा हो दिन में, तो 100 इनकाउंटर्स बन जाते हैं और फिर उन 100 इनकाउंटर्स के अगेंस्ट जो मेडिकल बिलर है वो क्लेम सबमिट करता है 100 बंदों के। अब 100 बंदों के क्लेम्स आज सबमिट हुए, 100 के कल, 100 के परसों, तो इसी तरह ये एक बल्क में चीज़ इकट्ठी हो जाती है। एंड देन वो फॉलो अप करता रहता है कि जितनी जो क्लेम्स इंश्योरेंस के पास है हमारी, क्योंकि देयर आर मल्टीपल इंश्योरेंसेस जो एक साथ चल रही होती हैं पैरेलली। यानी कोई एक पेशेंट है वो एक इंश्योरेंस का है, कोई दूसरा पेशेंट है तो वो दूसरी इंश्योरेंस का है, एंड इसी तरह मल्टीपल इंश्योरेंसेस के साथ वो फॉलो अप में रहता है कि हमारी ये क्लेम नंबर था, हमने सबमिट किया, उसका क्या बना, ये अभी तक बिल नहीं हुआ। तो वो उन क्लेम पे फिर फॉलो अप करता है एक बिलर। उसके बाद जब वहाँ से इंश्योरेंस से फॉर एग्जांपल एक क्लेम हमने भेजा था एज ए बिलर, वहाँ पे हमने फॉलो अप किया, वहाँ से हमें रीइंबर्समेंट आ गई उसकी, और हमें फॉर एग्जांपल हमने $100 बिल आउट किए थे इंश्योरेंस को और वो हमें मिल गए। तो अब हमने इसकी पोस्टिंग करनी है। पोस्टिंग का मतलब ये है कि वो जो हमने एक क्लेम सबमिट किया था, अब उनको हमने रिकॉर्ड के लिए EHR में पोस्ट करना है। जो EHR जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि एक सॉफ्टवेयर है, तो उस सॉफ्टवेयर में पोस्ट करना होता है कि ये पेशेंट था, ये हमने इंश्योरेंस को इसका क्लेम सेंड किया था और इसके अगेंस्ट हमें ये पेमेंट आई है, तो अब मैं इसको पोस्ट करूँगा। अब इसके अगेंस्ट एक यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि EOB आती है, एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स। ठीक है, वो हमें इंश्योरेंस की तरफ से जो यानी एक कंफर्मेशन आती है कि हमने आपको इतने पैसे सेंड किए हैं इस CPT के अगेंस्ट, क्योंकि इंश्योरेंस जब देख रहा होता है तो वो CPT वाइज पेमेंट कर रहा होता है। फॉर एग्जांपल आपने 10 CPTs परफॉर्म किए थे एक ही दिन, तो उनमें से फॉर एग्जांपल 5 का वो ज़ीरो पे कर देती है इंश्योरेंस के मैं, यानी ये हमारे इसके लिए ये पेशेंट इंश्योर्ड नहीं था, ये हमारे प्लान में नहीं है, और 5 का वो पे कर देता है या 4 का वो पे कर देता है और 1 का वो कहता है कि इसका पेशेंट ने एज अ को पे करना है। तो इसके बाद वो सारी चीज़ें मेडिकल बिलर के पास आ जाती हैं EOB में, जिसको कहते हैं एक्सप्लेनेशन ऑफ बेनिफिट्स, और वो उसको पोस्ट कर देता है सिस्टम में। इसके बाद जो अमाउंट बचती है वो पेशेंट स्टेटमेंट में चली जाती है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि प्राइमरी इंश्योरेंसेस होती हैं, कुछ सेकेंडरी इंश्योरेंसेस होती है। फॉर एग्जांपल हमने एक इंश्योरेंस को एक बिल सेंड किया, एक क्लेम, और उसने कुछ अमाउंट पे की। उसके बाद एक मेरी दूसरी इंश्योरेंस है जिसको सेकेंडरी इंश्योरेंस कहा जाता है, तो वो उस इंश्योरेंस ने कहा कि हम इसको पे नहीं करेंगे। तो उसके बाद मैं वो क्लेम, अगर मेरी सेकेंडरी इंश्योरेंस है कोई, तो मैं उसको सेंड करूँगा। अगर उसने पे कर दिया तो उसके बाद आती है पेशेंट स्टेटमेंट। पेशेंट स्टेटमेंट में ये होता है कि जो अमाउंट बच जाती है वो पेशेंट ने पे करनी होती है, तो उसकी एक स्टेटमेंट बन के मेडिकल बिलर उसको सबमिट कर देता है पेशेंट की तरफ। अब वो पेशेंट उन स्टेटमेंट यानी उस पेशेंट स्टेटमेंट के ऊपर वो लायबल है कि वो उसको पे करे।
तो इसके फिर यानी 30 डेज़ बाद और 90 डेज़ बाद इस तरह की इसके कुछ टाइम फ्रेम है जिस पे उसको रिमाइंड करना होता है हर पेशेंट को, जिसके ऊपर वो पेशेंट स्टेटमेंट है उसको रिमाइंडर जाती है कि आपकी ये अमाउंट बकाया है तो आप इसको पे कर दें। अब फॉर एग्जांपल एक सीपीटी है, अपील एंड अगेंस्ट द डिनाइड क्लेम्स की तरफ आते हैं कि एक सीपीटी है, उसका एक बिलर ने बिल किया था $100 और इंश्योरेंस ने उधर से जवाब दिया कि नहीं ये हम पे नहीं करेंगे, ये $0 उसने उसके जवाब में हमें दे दिया। तो इसके अगेंस्ट फिर अपील भी होती है कि मेडिकल बिलर जो है वो उसको अपील कर सकता है, या मेडिकल कोडर जो है वो उसमें से मॉडिफिकेशन करके उन सीपीटी कोड्स में जो उसने पहले भेजे होते हैं कि इसके अगेंस्ट ये मॉडिफायर लगा दिया जाता है और वो उसको अपील करते हैं कि हमें ये पे कर दिया जाए। तो ये सिंपल एक इस तरह का प्रोसेस होता है जो मेडिकल कोडर और मेडिकल बिलर मिलके ये पूरा प्रोसेस चला रहे होते हैं। मेडिकल कोडर जो है वो ज़्यादातर कोडिंग के रिलेटेड होता है और मेडिकल बिलर जो है वो मेडिकल जो जितनी भी क्लेम्स की सबमिशन से लेकर रीइम्बर्समेंट तक और फिर पेशेंट स्टेटमेंट और उस पर यानी अकाउंट रिसीवेबल जिसको AR कहते हैं, उन सारे प्रोसेस को एक बंदा जो मेंटेन कर रहा होता है उसको मेडिकल बिलर कहते हैं कि वो एक प्रोवाइडर की मैक्सिमम रीइम्बर्समेंट ले ले इंश्योरेंस से। अच्छा, अब आते हैं क्लेम प्रोसेसिंग की तरफ। तो जैसे मैंने आपको पहले बताया कि क्लेम की सबमिशन होती है, फिर EOB, फिर पेशेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कुछ, फिर क्लेम की पोस्टिंग हो जाती है वो EHR सिस्टम में, और फिर पेशेंट स्टेटमेंट जैसे मैंने आपको पिछले स्लाइड में बताया। तो ये वही प्रोसेस है जिसमें क्लेम की प्रोसेसिंग एक मेडिकल बिलर कर रहा होता है। अच्छा, अब आते हैं, ये एक EHR सिस्टम है जिसको EHR सेंट्रल कहते हैं, और मैं यहाँ इसका डेमो अकाउंट यूज़ कर रहा हूँ। तो मैं आपको बताता हूँ कि ये एक सॉफ्टवेयर है जिसको US में सॉफ्टवेयर जो मेडिकल के लोग हैं यानी कि फिजिशियन हैं या पेशेंट्स हैं वो यूज़ कर रहे होते हैं। तो हर प्रोवाइडर का, हर डॉक्टर का इसमें एक लॉगिन बनता है, और इसमें देखें तो मैं फॉर एग्जांपल एक रेंडमली एक अपॉइंटमेंट में जाता हूँ। तो अपॉइंटमेंट में जाके फिर मैं यहाँ पे इनकाउंटर जैसे मैंने आपको बताया कि क्रिएट कर सकता हूँ, जिसमें एक पेशेंट की यानी ये अपॉइंटमेंट लगी थी पहले, और इसके अगेंस्ट एक हिस्ट्री मेंटेन हो रही होती है कि किस तरह एक पूरा रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा होता है एक पेशेंट का। तो इसमें अगर मैं यहाँ डायग्नोसिस एंड CPT के सेक्शन में आ जाता हूँ, तो फॉर एग्जांपल जैसे कि हमने कहा था कि इन्फ्लुएंजा हम अगर यहाँ लिखें तो यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो कि एक मेडिकल कोडर को पता होता है कि कहाँ पे कौन सा कोड यूज़ करना होता है। मैं फॉर एग्जांपल रेंडमली एक कोड यहाँ से उठा लेता हूँ। फिर फॉर एग्जांपल उसको इंजेक्शन परफॉर्म हो गए हैं, जो पेशेंट है उसको फॉर एग्जांपल ये वाला इंजेक्शन लगा दिया गया है, एंड सेम इज़ द केस कि उसको EKG परफॉर्म हुई है। तो फॉर एग्जांपल मैं 93000 ये कोड है EKG का, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम का, तो ये परफॉर्म हो गया है। और इसी तरह मैं ये एक डायग्नोसिस की हिस्ट्री उस पेशेंट की मेंटेन हो गई है। अब अगर मैं इसको क्लोज करूं, यहाँ पे मोस्ट प्रोबेबली ऑलरेडी क्लेम्स भी बने हुए होंगे। तो ये एक क्लेम है जिसमें इसी तरह वहाँ जो हम एनकाउंटर में डालते हैं ICDs और CPTs वो आ जाती हैं यहाँ पे ऑटोमेटिकली। यहाँ पे हमें दोबारा डालने की ज़रूरत नहीं होती, लेकिन मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ कि ये एक क्लेम इस तरह सबमिट होता है, और फिर वो सेव क्लेम करके सबमिट कर देता है बिलर, और उस पर वो फिर एक पूरा ओवरव्यू देते हैं। ठीक है,
तो ये प्रोसेस है जो फॉलो करते हैं मेडिकल कोडर्स एंड मेडिकल बिलर्स। ये एक शॉर्ट सा लेक्चर था जिसमें मैंने आपको जस्ट ओवरव्यू दिया कि मेडिकल बिलर एंड मेडिकल कोडर वो किस प्रोसेस को फॉलो करते हैं अपने डेली के टास्क परफॉर्म करने के लिए। इसके बाद अगर मैं आपको बताऊं कि करियर अपॉर्चुनिटीज़ इसमें क्या है इन फील्ड्स में हैं, तो करियर अपॉर्चुनिटीज़ मेडिकल कोडिंग एंड मेडिकल बिलर बोथ आर वेरी इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द मेडिकल बिलिंग। जो हेल्थ केयर की इंडस्ट्री है यूएस में, तो ये दोनों उसमें की वैल्यू रखते हैं, ये दोनों रोल्स। यहाँ पे इनको अपॉर्चुनिटीज़ कौन सी मिल सकती हैं, यानी कि EHRs पाकिस्तान में अगर आप देखें तो मल्टीपल EHR सिस्टम बन रहे हैं अक्रॉस द पाकिस्तान, जो यूएस को सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे होते हैं। यानी यहाँ पे बहुत सी हेल्थ केयर IT कंपनीज हैं। अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं या आप IT से रिलेटेड हैं तो आप एक EHR कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं जो EHR बनाते हैं। एक ये भी अपॉर्चुनिटी हो सकती है आपके लिए। या इसी तरह अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर नहीं हैं, IT का बैकग्राउंड नहीं है, लेकिन आप एक मेडिकल टर्मिनोलॉजीज आपको आती हैं, आप मेडिकल कोडिंग आप सीखते हैं, उसकी कुछ सर्टिफिकेशन है वो करते हैं और मेडिकल कोडिंग के एक्सपर्ट्स हो जाते हैं, तो स्टिल आप उन कंपनीज में जाके जॉब कर सकते हैं, क्योंकि उनको ज़रूरत होती है कि मेडिकल कोडिंग के उनके अलग डिपार्टमेंट्स बने होते हैं जो डॉक्टर्स की तरफ से जितने भी इनकाउंटर्स आते हैं उन पे उनको गाइडेंस चाहिए होती है बिलर्स को कि कौन सा कोड बिल करना है, कौन सा नहीं करना, किस कोड के साथ कौन सा मॉडिफायर जाना है, कौन से कन्फ्लिक्टिंग कोड्स हैं। तो ये सारी चीज़ें एक मेडिकल कोडर को पता होती हैं जो आप एज अ कैरियर बना सकते हैं। इसी तरह मेडिकल बिलिंग की कंपनीज हैं, जैसे मैंने आपको बताया ये EHRs की कंपनीज और मेडिकल बिलिंग की ऑलमोस्ट तकरीबन सेम ही होती है। यानी EHR बन रहा होता है, फिर मेडिकल बिलिंग की कंपनीज उसको बिल आउट करती हैं, एक प्रोवाइडर के साथ वो कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि हम आपके जो इंश्योरेंसेस हैं उनसे हम रीएम्बर्समेंट करेंगे और आप उसमें से हमें परसेंटेज देंगे। क्योंकि अगर प्रोवाइडर खुद रीइम्बर्समेंट के लिए बैठ गया तो वो अगर फॉर एग्जांपल दिन में 100 पेशेंट्स देखता है तो 100 उसको क्लेम बनाने होंगे, फिर उन 100 को सबमिट करना होगा, फिर उस पर रोज़ फॉलो अप होगी। तो ये एक बंदे का काम नहीं है। यहाँ पे पाकिस्तान में बहुत सारे लोग हैं जो इसको लेके चलते हैं। इसके अलावा हॉस्पिटल्स होते हैं। अगर आप US में जाते हैं तो वहाँ भी आप अपॉर्चुनिटीज़ एक्सप्लोर कर सकते हैं प्रोवाइडर की क्लिनिक में बैठ के। तो आप एज अ बिलर वहाँ पे काम कर। इसके अलावा हेल्थ केयर IT फर्म्स होती हैं जो कि US में या पाकिस्तान में इन्हीं सॉफ्टवेयर्स में डील करती हैं और उनकी बिलिंग आउटसोर्सिंग वगैरह ये सारा काम करती हैं। तो ये सारे कैरियर अपॉर्चुनिटीज़ आप इन फील्ड्स में